नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस असेसमेंट ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन को लेकर के। देखिए, इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ हमारा ये पहला क्लास रहेगा और ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, हो सकता है आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, या आप सभी का ताल्लुकात हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से हो सकता है। अगर आपके बेसिकली सिलेबस के अंदर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस करके सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल, अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपके इनकम टैक्स लॉ को। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस बेसिकली लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन जो तमाम स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग और जहन के अंदर लगातार बना हुआ है कि सर हमें एग्जैक्टली कौन से एक्ट को फॉलो करना है। क्योंकि अभी तक अगर आप लोग बात करेंगे तो आपका चलता आया था इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन आप सभी ने सुन लिया होगा रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर ये सवाल आना कि सर एग्जैक्टली हमें कौन सा स्टडी करना है, क्या हमें अपना इनकम टैक्स एक्ट 2025 को फॉलो करना है या इनकम टैक्स एक्ट 1961 को फॉलो करना है, एग्जैक्टली हमें कौन सा एक्ट फॉलो करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज बेसिकली डिपेंड करती है आपके एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम पीरियड है बेसिकली नवंबर दिसंबर 2026 के अंदर है या उससे पहले है, ध्यान से समझिएगा, या तो आपका एग्जाम का टाइम पीरियड इन द मंथ ऑफ द नवंबर दिसंबर 2026 है या उससे पहले है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ही फॉलो करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो बेसिकली आपके जैन के बाद कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, जनवरी 2027 में जो एग्जामिनेशन देंगे ना, उनके लिए आपका क्या लागू होगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है। तो क्योंकि आपके एग्जामिनेशन है वो नवंबर दिसंबर 2026 के अंदर होंगे, तो इसका मतलब हमें बेसिकली किस पर फोकस करना है, सर आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ऊपर फोकस करना है। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग आखिरी बैच होंगे जो बेसिकली इस 60 साल से पुराने एक्ट को पढ़ने वाले हैं। आपके बाद जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो डेफिनेटली किसको पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 को स्टडी करने वाले हैं। हालांकि ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ही कुछ कुछ चेंजेस करके, बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है लेकिन काफी हद तक इसके अंदर चेंजेस करके इसको एक नए एक्ट का शक्ल दिया है जिसका नाम क्या रखा गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। बहरहाल, उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रही होगी कि हमें अपने बीकॉम के प्रोस्पेक्टिव में हमें किसको फॉलो करना है, सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 को फॉलो करना है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत फाउंडेशन को ले करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, हमारे सब्जेक्ट का टाइटल क्या है, सर हमें पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ को, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, सर आपका एक्ट लिखा हुआ है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्ट एंड लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। हमें एक्ट पढ़ना है कि लॉ पढ़ना है। ऑब्वियसली हमारा सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो लॉ डाला गया है, तो हमें पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ को। लेकिन बुनियादी तौर पे आपको समझना है, सर लॉ और एक्ट है ना, उसके बीच में एक फर्क होता है। बहुत बुनियादी तौर पे मैं आपको समझा देता हूं, एक बेसिक फर्क क्या होता है। लेट अस से आप लोग ये मान के चल सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा स्कोप आपको दिख रहा है ना, ये जो बाउंड्री है ये आपका इनकम टैक्स लॉ है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, आप लोग ऐसे मान के चल सकते हैं, ये आपका आईटी लॉ है। आईटी लॉ का मतलब यहाँ पे है सर ये आपका इनकम टैक्स लॉ रहने वाला है। अब इस इनकम टैक्स लॉ के अंदर ना आपको यहाँ पे कहीं पे आपको आपका आईटी एक्ट दिख जाएगा। मैं केवल क्या लिख देता हूं, आपका इनकम टैक्स एक्ट आपको दिखेगा। माने आपका जो इनकम टैक्स लॉ है उसका स्कोप बड़ा होता है, वाइडर होता है। और बेसिकली अगर आप लोग एक्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर बुनियादी तौर पे हमें प्रोविजंस गिवन होते हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे, एक्ट के अलावा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रूल्स भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे रूल्स के अलावा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे काफी कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप लोग सर्कुलर्स बोलते हैं, काफी सारे नोटिफिकेशन
डेफिनेशन भी माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे केस लॉ भी देखने को मिलेंगे। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर इनकम टैक्स लॉ है ना, उसका जो स्कोप है वो वाइडर होता है, उसके अंदर कहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है सर, आपका इनकम टैक्स एक्ट देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सर, हमें पढ़ना है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। सर एग्जामिनेशन के अंदर कैसे लिखेंगे, एक बुनियादी डेफिनेशन तो होना चाहिए ना, एक बुनियादी ढांचा तो होना चाहिए ताकि हम एग्जामिनेशन के अंदर एक बेहतर प्रेजेंटेशन करके आ सके। तो ध्यान दीजिएगा, दो तीन शब्द मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बेसिकली अगर आप इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं तो इनकम टैक्स लॉ बेसिकली आपका सेट ऑफ द लीगल प्रोविजन होता है। ध्यान से समझिएगा, अपने आप में ये सेट होता है, किसका सेट होता है सर, लीगल प्रोविजन का। ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं तो इनकम टैक्स लॉ इज ए सेट ऑफ द लीगल प्रोविजन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। सबसे पहले आपको किसको याद रखना है सर, किसने इनेक्ट किया है, सबसे पहले पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है, अलोंग विद जितनी भी आपकी सप्लीमेंट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। समझ में आया, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, इसके साथ जो भी आपकी सप्लीमेंट्री या फिर आप लोग क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, अलॉन्ग विद जो भी आपके जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना, किसको इंपोज करने के लिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंपोज करना है, एडमिनिस्टर करना है और कलेक्ट करना है आपकी इनकम टैक्स को। क्लियर है, कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो भाई साहब आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स को बेसिकली इंपोज करना है, एडमिनिस्टर करना है और कलेक्ट करना है। अब इसके लिए होगा क्या, हमारे पास सेट ऑफ द लीगल प्रोविजंस रहेंगे जो इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट रहेंगे, बाय द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन रहेंगे एंड द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रहेंगी। इनके सेट को आप लोग क्या बोलोगे सर, इनकम टैक्स लॉ बोलोगे। इनकम टैक्स लॉ के अंदर आपका इनकम टैक्स एक्ट आ जाता है, इनकम टैक्स रूल आ जाते हैं, आपके सर्कुलर्स आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, इसके अलावा केस लॉ आ जाते हैं। तमाम चीजें किसका हिस्सा होती हैं सर, आपके लॉ का हिस्सा होती है। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें एक्ट को भी स्टडी करना है, रूल्स को भी स्टडी करना है, सर्कुलर्स को भी, नोटिफिकेशन को भी और केस लॉ को भी स्टडी करना है। इज इट क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। तो डेफिनेशन क्लियर रहा, डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन अगेन मैं एक बार रिपीट करा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप लोग इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं तो इनकम टैक्स लॉ इज ए सेट ऑफ द लीगल प्रोविजंस इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड द सप्लीमेंटेड बाय द सबऑर्डिनेट legislation and the judicial interpretation for the imposing administration and the collection of the income tax is called the, उसको आप लोग क्या कहते हैं, इनकम टैक्स लॉ बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स लॉ प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क सर, किसके लिए सर, अगर आपको डिटरमाइन करना है किसको, टैक्सेबल इनकम को, सर अगर आपको टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है, सर अगर आपको असेसमेंट करना है और टैक्स का कलेक्शन करना है, अगर आपको टैक्स ड्यूज को रिकवर करना है, अगर आपको अपील करना है, डिस्प्यूट करना है रेजोल्यूशन को, इसके अलावा अगर आपको प्रिवेंशन करना है टैक्स एविएशन को, तो ये तमाम चीजों का बेसिकली एक फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है सर, हमें बेसिकली आपका इनकम टैक्स लॉ प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, लॉ के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, एक एक चीज को आपको अच्छे से समझना है ताकि आपका बेस तैयार हो और एक एक चीजों को हम लोग काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए। क्लियर है? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ थ्री लिस्ट। अगर आप लोग यहां पे बात करते हैं सर, जो आपका टैक्स लगाने की जो अथॉरिटी है ना, वो कुछ एक स्पेसिफिक अथॉरिटीज को ही प्रोवाइड की गई है। ऐसा नहीं है कोई भी टैक्स को इंपोज कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। यहां पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर आपको आर्टिकल दिया गया है 265। याद रखिएगा, यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, आप लोग किसकी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपको किस आर्टिकल की बात करनी है सर, आर्टिकल आपका कितना रहेगा, 265 रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, कितना रहेगा सर, आपका 265 आर्टिकल रहेगा। अब 265 आर्टिकल के अंदर ना आपको 7th शेड्यूल के अंदर जाना है। कहां पे जाना है सर, आपको 7th शेड्यूल के अंदर जाना है। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो मैं किसके ऊपर आ गया हूं सर, हम लोग 7th शेड्यूल के अंदर आ गए हैं और 7th शेड्यूल के
अंदर आपको एंट्री नंबर 85 गिवन है, जो बेसिकली बताता है कि सर एग्जैक्टली कौन सी अथॉरिटीज है जो टैक्स को इंपोज कर सकती है और कलेक्ट कर सकती है। वैसे अगर आप लोग देखेंगे ना तो यहाँ पे 3 तरीके की लिस्ट होती है, एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है, एक आपकी स्टेट लिस्ट होती है और एक आपकी कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जहां पे जो पावर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट लिस्ट वो होती है जहां पे जो पावर है वो किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या होता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों तरीके से दोनों क्या कर सकते हैं, लॉज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 लिस्ट है, तो हम लोग बेसिकली किस लिस्ट की बात कर रहे हैं सर, ये सारी जानकारी आपको कौन सी लिस्ट के अंदर दी गई है सर, जो आपकी यूनियन लिस्ट है। क्लियर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यूनियन लिस्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो टैक्स इंपोज कर सकती है और उसको कलेक्ट कर सकती है। लेकिन ये जो एग्रीकल्चरल जो आपकी इनकम होती है ना, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है कि वो टैक्स को इंपोज कर सके और कलेक्ट कर सके। अब सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेसिकली जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर नहीं है, तो किसके पास है, तो सर वो पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अभी के हिसाब से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक आपका किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया, जिसको आप लोग एग्जम्प्ट मान सकते हैं। ठीक है, अब वो लगा सकते हैं, वो क्यों नहीं लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये उनके लिए एक आपका रॉन्ग पॉलिटिकल मूव रहेगा। ठीक है, तो वो नहीं लगाना चाहते, सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। क्लियर, तो ये बुनियादी जानकारी है, इसको आपको पढ़ लेना है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिखी हुई है। अगर आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर टू लेवी द टैक्सेस इन इंडिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की अगर आप लोग बात करते हो तो आर्टिकल 265 कहता है कि सर आपकी जितनी भी अथॉरिटीज लॉ ने अलाउ की है वही क्या कर सकती है, टैक्स को लेवी कर सकती है, इसके अलावा और कोई टैक्स को लेवी नहीं कर सकता है। इसके अलावा मैंने बताया यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82, आई थिंक मैंने गड़बड़ किया कहीं पे, सॉरी आपका 85 नहीं है, एंट्री नंबर कितना है, 82 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो आपका एंट्री नंबर 82 है ना, 7th शेड्यूल के अंदर वहां पे साफ साफ लिखा गया है, ये जो पावर ग्रांट की गई है पार्लियामेंट को टू लेवी द टैक्स ऑन द इनकम अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसके पास है सर, एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर है। ठीक है, तो ये जो पावर ग्रांट की गई है किसको, पार्लियामेंट को, ध्यान दीजिएगा पार्लियामेंट को, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लिस्ट का मतलब यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है सर, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको समझ लेनी है आपके इनकम टैक्स से जुड़ी हुई। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया सर, बेसिक पढ़ाया, कौन सा एक्ट पढ़ना है, उसके बाद मैंने बताया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्ट एंड लॉ। तो हमें सबसे पहले लॉ को पढ़ना पड़ेगा, लॉ की डेफिनेशन को हमने गो थ्रू किया, उसके बाद हमने समझा लॉ की अगर आप लोग बात करते हैं, इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं तो आर्टिकल 265 का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। यूनियन लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर एंट्री नंबर 82 बताता है कि एग्जैक्टली कौन यहां पर आपके टैक्स को लेवी कर सकता है। क्लियर है, ये बात आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेनी है। क्लियर, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, यहां तक मामला आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे अभी तक तो आपको लॉ समझ में आ गया, लॉ का अपने आप में एक वाइडर रेंज होता है, स्कोप होता है, उसके अंदर आपके एक्ट्स भी आ जाते हैं और रूल भी आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक्ट की बात करते हैं, जैसे आपका एक शब्द है जिसको आप लोग एक्ट कहते हैं और दूसरा शब्द क्या है जिसको आप लोग रूल्स कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बुनियादी तौर पर समझना चाहते हैं एक्ट और रूल को, दीज आर द वेरी क्लोज टर्मिनोलॉजी, दीज आर द वेरी सिमिलर टर्मिनोलॉजी, और मैक्सिमम टीचर्स भी मिस्टेक करते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट तो करते ही करते हैं, वो समझते हैं सर आपका इनकम टैक्स है ना वो सेम है एज ए इनकम टैक्स रूल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बुनियादी तौर पे फर्क होता है, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग बात करेंगे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, अभी हम लोग बेसिकली आपका इनकम टैक्स एक्ट, ध्यान से समझना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं। इसका इंपोज कब हुआ था सर, ये बन गया था 1961 के अंदर, लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 1962 की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये आपका इंप्लीमेंट हुआ था। यानी कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो इंप्लीमेंट कब हुआ था बच्चा, वो आपका 1 अप्रैल 1962 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्ट को पढ़ेंगे, तो एक्ट के अंदर ना हमें बतेरे सारे बेसिकली प्रोविजंस गिवन होते हैं एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से
रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे ये आपका प्रिंसिपल लेजिस्लेशन होता है जिसको इनेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा फॉर द लेवी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कलेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। किस किस के लिए, ध्यान दीजिएगा, किस किस के लिए है सर? यहां पर इनकम टैक्स इन इंडिया के लिए पार्लियामेंट ने ये प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है जो इनेक्ट किया है सर, लेवी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कलेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया। क्लियर है, मैं आपको बहुत बुनियादी तौर पर एक फर्क समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे भी आपको प्रोविजन गिवन होंगे, अभी मैंने बताया ना आपको क्या गिवन होंगे सर, आपको प्रोविजंस गिवन होंगे। ठीक है ना, अब वो प्रोविजन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। किसकी बात कर रहा हूं सर? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्लस में उनका कंप्लायंसेस कैसे करना। अब ये बोर्ड दिक्कत कर रहा, राइटिंग बिगड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज कर लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंप्लायंसेस से जुड़ी हुई जानकारी है ना, वो आपको कहां पे नहीं देखने को मिलेगी, एक्ट के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। वो कहां पे मिलेंगी सर? रूल के अंदर देखने को मिलेगी। कौन सा फॉर्म भरना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये तमाम जानकारी आपको कहां पे देखने को मिलती है सर? ये तमाम जानकारी आपको बेसिकली आपके इनकम टैक्स रूल के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 रहेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं इनकम टैक्स रूल की, ध्यान दीजिएगा, आपका इनकम टैक्स रूल 1962 पढ़ा जाता है। क्लियर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी मैं वो डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन बुनियादी तौर पे फर्क समझ में आया। लीगल प्रोविजंस का एक्सप्लेनेशन कहां पे दिया गया है सर? एक्ट के अंदर दिया गया है। एग्जैक्टली उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस से जुड़ी हुई जानकारी आपको इनकम टैक्स रूल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग कह सकते हो कि आपका इनकम टैक्स एक्ट एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट होता है फॉर लेवी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कलेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया। और ये मैंने आपको बताया है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये कब आपका फोर्स में आ गया था सर? 1 अप्रैल 1962 को फोर्स में आ गया था। यहाँ पे क्या क्या जानकारी दी गई है सर? आपका इनकम टैक्स है ना, वो चार्ज ऑफ द इनकम टैक्स से रिलेटेड, स्कोप ऑफ द टोटल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, हेड ऑफ द इनकम हो गया, इसके बाद एग्जम्पशन एंड द डिडक्शन हो गया, असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, अपील एंड द पेनल्टीज हो गया, टैक्स कलेक्शन एंड द रिकवरी हो गया। कहीं पे ये बात लिखी कि आपका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका रहेगा टैक्स का या कंप्लायंसेस किस तरीके से करना है, क्योंकि वो किसका हिस्सा है सर? आपके इनकम टैक्स रूल का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बुनियादी तौर पे जब भी आप लोग इनकम टैक्स की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करते हैं सर? इनकम की ही बात करते हैं। और इनकम के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर बुनियादी तौर पे समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सर हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। 1 मिनट, काम नहीं कर रहा है तो आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 हेड ऑफ द इनकम होते हैं। सबसे पहले आप लोग सैलरी की बात करते हैं, उसके बाद आप लोग बेसिकली प्रॉफिट एंड गेन बाय द प्रोफेशन और बिजनेस की बात करते हैं, कैपिटल गेन होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है और IFOS होता है, माने इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। कुल मिलाकर के आपको हिंदुस्तान के अंदर 5 हेड ऑफ द इनकम पढ़ने पड़ते हैं। और पूरी की पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है सर? आपके 5 हेड ऑफ द इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। और 5 अलग अलग चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने होंगे, 5 हेड्स को आपको पढ़ना होगा। क्लियर है, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी और यहां तक आपको चीजें समझ करके मजा आ गया होगा। क्लियर है, अभी तक मैंने काफी बेसिक बातों पर बात की है। इनकम टैक्स लॉ क्या होता है, इसके बाद मैंने बताया एक्ट क्या होता है, एक माइनर सा डिफरेंस होता है एक्ट और रूल के अंदर, ये आपको समझना है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग इनकम टैक्स रूल को डिफाइन करना चाहें तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। सर क्या कहेंगे? इनकम टैक्स एक्ट कंटेनिंग ओनली द बेसिक लीगल प्रोविजन। ध्यान से समझिएगा, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको क्या दिखेगा? बेसिक लीगल प्रोविजंस दिखेंगे। लेकिन अगर आप लोग इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, देखिए उनके इंप्लीमेंटेशन की बात करते हो इफेक्टिवली कि इन प्रोविजन को क्या किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो यहां पर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने बताया था यूनियन लिस्ट माने सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है डिटेल्ड रूल्स। क्या करती है सर? डिटेल्ड रूल फ्रेम करती है, नोन एज द इनकम टैक्स रूल। क्लियर है, यानी कि हमारे पास जितने भी लीगल प्रोविजंस है उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए, उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं रूल्स को, जिनको यहां पर आप लोग इनकम टैक्स रूल के नाम से जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको बेसिकली तमाम जितने भी
फॉर्म है उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, जितना प्रोसीजर क्या रहेगा इसकी जानकारी मिलेगी, वैल्यूएशन मेथड को लेकर के जानकारी मिलेगी, कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट को लेकर के जानकारी मिलेगी, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को लेकर के भी जानकारी मिल जाएगी। अभी फॉर्म कौन सा भरना है ये आपको एक्ट के अंदर थोड़ी ना मिलेगा, सर प्रोसीजर क्या रहेगा ये एक्ट के अंदर नहीं है, वैल्यूएशन मेथड क्या रहेगा ये एक्ट के अंदर नहीं है, कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट क्या है ये एक्ट के अंदर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है ये एक्ट के अंदर नहीं है भाई साहब, ये आपके इनकम टैक्स रूल के अंदर होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है, ताकि आपके जितने भी प्रोविजंस गिवन हैं आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके, इफेक्टिवली क्या किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इनकम टैक्स रूल्स को फ्रेम करने वाली जो सुप्रीम बॉडी होती है उसको आप लोग सीबीडीटी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस अंडर द पावर डेलीगेटेड बाय द एक्ट। ये आपको थोड़ा सा याद करके चलना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा एक डिफरेंस था जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको एक क्लैरिटी हो। जब मैं एक्ट की बात करूं तो आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए एक्ट का डेफिनेशन, जब मैं लॉ की बात करूं तो लॉ का डेफिनेशन, जब भी मैं यहां पर आपके रूल्स की बात करूं तो रूल्स का डेफिनेशन आपके जहन के अंदर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है सर एक्ट है, रूल है, उसके बाद बेसिकली आपका लॉ है, सब सेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना आप सभी के लिए बड़ा जरूरी है। क्लियर? आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसी तरीके से नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स के बीच में एक बड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिएगा। नोटिफिकेशन के अंदर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है और अमूमन सर्कुलर्स के अंदर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा नोटिफिकेशन आम जनता के लिए होता है, एसएससी के लिए होता है, टैक्स पेयर के लिए होता है। यानी कि नोटिफिकेशन के अंदर जो जानकारी दी जाएगी वो बेसिकली टैक्स पेयर और एसएससी के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग सर्कुलर की बात करते हैं ना तो सर्कुलर बेसिकली आपकी अथॉरिटीज के लिए जारी किया जाता है, टैक्स पेयर या जो नॉर्मल आपका एसएससी होता है उसके सर्कुलर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सर्कुलर्स फॉर द टैक्स अथॉरिटीज, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका एक बुनियादी फर्क होता है। अब आप समझिएगा नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, बहुत ऑब्वियस डेफिनेशन है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से समझिएगा, और सीबीडीटी, सीबीडीटी माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहती है किसके लिए, अंडर द पावर ग्रांट्स बाय द इनकम टैक्स एक्ट। ये क्या कहलाता है सर, ये आपके नोटिफिकेशन कहलाते हैं। नोटिफिकेशन आपके आम जनता के लिए, टैक्स पेयर के लिए भी होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नोटिफिकेशन जनरली आपके प्रोविजन इनटू द फोर्स के लिए होते हैं, नोटिफाई टैक्स रेट के लिए होते हैं, नोटिफाई इंस्टीट्यूशन फॉर द एग्जम्पशन के लिए होते हैं, उसके बाद नोटिफाई स्पेसिफाइड फंड और ए स्कीम के लिए होते हैं, नोटिफाई कंट्रीज फॉर द डीटीटीए पर्पस होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलती है। कोई भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट को करनी है या सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को करनी है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू किया जाता है, और नोटिफिकेशन आपके जितने भी टैक्स पेयर होते हैं ना उनके लिए भी होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आप लोग सर्कुलर्स की बात करते हैं तो सर्कुलर्स के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको बेसिकली किसके लिए होता है सर, ये केवल और केवल आपकी टैक्स अथॉरिटी के लिए होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। समझ में आया? तो सर्कुलर्स क्या होते हैं, दीज आर सर्कुलर्स आर द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। अब यही से अंदाजा लगा सकते हो, देखिए बोर्ड दिक्कत कर रहा है मेरा, ठीक है ना, तो यहाँ पर राइटिंग बिगड़ रहा है तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है। सर्कुलर्स आर द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द सीबीडीटी टू क्लैरिफाई द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो सर्कुलर्स हैं वो ऑफिशियली आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स की तरफ से इशू किए जाते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है, ये बात भी आपको समझनी है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर्स, ये बात आपको अच्छे से पढ़ लेना। अब इसी तरीके से अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, एक टर्म होता है जिसको आप लोग जुडिशियल डिसीजंस की बात करते हो या फिर केस लो की बात करते हो। सर होता क्या है, कई बार एक टैक्स पेयर है और एक आपका टैक्स अथॉरिटीज है, समझ में, टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटीज के बीच में ना किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या बताया सर, आपकी टैक्स अथॉरिटी एक साइड में है और आपका टैक्स पेयर है, ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, किसी मुद्दे को लेकर के टकराव हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है। अब बेसिकली ये डिस्प्यूट चला गया
गया है कोर्ट के अंदर, बेसिकली आप लोग ये मान के चले, ठीक है। अब कोर्ट क्या करता है, एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के ऊपर या डेफिनेशंस को लेकर के उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करता है, उन इंटरप्रिटेशन को यहाँ पे केस लॉ के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो सर, आप लोग कह सकते हो व्हेन डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई भी झगड़ा किसके अंदर अराइज होता है सर, एक तो आपका टैक्स पेयर हो गया सर, आपका एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, समझ में, इनके बीच में क्या है, डिस्प्यूट हो गया है, और ये कहां पे चले गए सर, कोर्ट के अंदर चले गए हैं, और कोर्ट ने लॉ को इंटरप्रेट किया है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो सर जो आपका ये जुडिशियल जो प्रिस्क्रिप्शन होता है या जुडिशियल एक तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है ना, इसी को आप लोग क्या कहते हैं सर, केस लॉ कहते हैं, ठीक है। तो जो ये इंटरप्रिटेशन कोर्ट करता है, इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं सर, इसको केस लॉ के नाम से जानते हैं, और आपके इनकम टैक्स लॉ का हिस्सा होता है केस लॉ, ठीक है ना, याद रखना है। केस लॉ हेल्प करते हैं आपका जो आपके एम्बिग्यूअस प्रोविजन है उनको अंडरस्टैंड करने में, एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड द एक्सप्रेशन। कई बार ऐसे मीनिंग होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनके मीनिंग को लेकर के लगातार कंफ्यूजन बना होता है, तो कोर्ट उसके ऊपर बेसिकली इंटरप्रिटेशन करता है। इसके अलावा जो आपका लेजिस्लेटिव इंटेंट होता है ना, इस पर्टिकुलर को क्लैरिफाई करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा आपका स्कोप ऑफ डिडक्शन एंड द एग्जम्पशन, सर एग्जम्पशन के और जो आपके डिडक्शन के स्कोप को भी क्लैरिफाई करता है कौन, आपका जुडिशियल डिसीजन बोल दीजिए या तो बच्चा आप लोग केस लॉ बोल दीजिए, ठीक है। तो यहां पे आकर के आप लोग क्या कह सकते हैं सर, हमने क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा कि एग्जैक्टली अगर आप लोग बात करते हैं, तो अगर आप लोग इनकम टैक्स लॉ की बात करेंगे ना, तो इनकम टैक्स लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन यहां पे हमें मल्टीपल चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पे ये मैंने क्या बना दिया सर, ये मैंने आपका लिख दिया है दिस इज द इनकम टैक्स लॉ, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है आपका इनकम टैक्स लॉ है, ठीक है। अब इस इनकम टैक्स लॉ के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है सर, सबसे पहले मेरे को एक बॉडी दिखा, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है सर, आपका आईटी एक्ट कहा है, याद रखिएगा क्या आ गया, आईटी एक्ट आ गया, माने इनकम टैक्स एक्ट आ गया है। इसी तरीके से मैंने एक और आपका बेसिकली गोला बना दिया, जो बेसिकली आपके क्या है, इनकम टैक्स रूल रहने वाले, ठीक है, क्या रहेंगे सर, आपके रूल्स रहेंगे, ठीक है। एक आपका इनकम टैक्स एक्ट आ गया, इनकम टैक्स रूल आ गया, उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन आ गए, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स आपके क्या आ गए हैं, सर्कुलर्स आ गए, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये क्या आ गया आपका, सर्कुलर्स आ गए, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे कहीं पे डाल दिए आपके क्या आ गया सर, केस लॉ आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है सर, आपके केस लॉ है, क्लियर। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपका क्या बन गया है सर, आपका इनकम टैक्स लॉ बन गया, ठीक है। तो इनकम टैक्स अपने आप में एक वाइडर टर्मिनोलॉजी होता है एज कंपेयर टू द इनकम टैक्स एक्ट बोल दीजिए आप लोग, बेसिकली इनकम टैक्स रूल बोल दीजिए, नोटिफिकेशन बोल दीजिए, सर्कुलर बोल दीजिए, और साथ में जाके आप लोग क्या कहेंगे, केस लॉ, या इसको आप लोग क्या बोलते हो, जुडिशियल डिसीजंस, या फिर दूसरा नाम जैसा कि मैंने आपको बताया सर क्या है, केस लो रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपको कुछ बुनियादी बातें हैं जिनके ऊपर कमांड करना है, क्लियर है, क्या करना है, कमांड करना है। अगर आपने इन चीजों के ऊपर कमांड कर लिया तो आई एम 100% डैम श्योर आप लोग इस सब्जेक्ट को फोड़ के आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बड़ा परेशान कर सकता है, इनिशियल लेवल से एक एक चीजों को आपको समझ करके चलना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा सर, मैंने बताया यहां पर हमारा जो फोकस है ना, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर रहेगा, ठीक है। किसके ऊपर रहेगा सर, 5 हेड ऑफ द इनकम के ऊपर रहेगा। फिर से राइटिंग बिगड़ गया, चलो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कितने हेड के ऊपर रहेगा सर, 5 हेड्स ऑफ द इनकम के ऊपर रहेगा। मैं एक बार लिख देता हूं, सबसे पहला हेड हमारा रहेगा सर आपका सैलरी से, इनकम फ्रॉम द क्या आ जाएगा सर, आपका सैलरी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हेड क्या रहेगा सर, यहां पे आप लोग कहेंगे एचपी, एचपी बोले तो हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पे हम लोग कहेंगे पीजीबीपी, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, क्लियर है। अब अगर आप लोग तीसरे के बाद चौथे नंबर पे बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे कहेंगे सर आपका कैपिटल गेन हो गया, वैसे सीजी के नाम से भी मैं इसको लिख देता हूं कई बार, लेकिन अभी यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। अब पांचवें नंबर पे सर आपका क्या रहेगा, आईएफओएस, आईएफओएस बोले तो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, ठीक है। तो यही चीजें आपको समझनी है, इन्हीं को आप लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को आप लोग बेसिकली
फाइव हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइव हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, फाइव हेड्स फ्रॉम द इनकम। ठीक है, तो ये आपको समझना है, अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, सर सैलरी को पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपका जो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 15 से लेके 17, यानी कि आपका सेक्शन 15 से लेके 17 किसकी जानकारी देता है? सर आपको बेसिकली सैलरी की जानकारी देता है। अगर आप लोग यहाँ पर बेसिकली सेक्शन नंबर 22 से लेके 27 की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको जानकारी हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई मिलेगी। और पीजीबीपी की अगर आप लोग बात करते हैं, तो सर यहाँ पे आपको जानकारी 28 से लेके 44 सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। मैंने आप लोग क्या कह सकते हैं, जस्ट ए मिनट, हम लोग कह सकते हैं सर, अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन नंबर 28 से लेके और सेक्शन नंबर 44, ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा? सर पीजीबीपी से जुड़ा हुआ रहेगा। कैपिटल गेन की जानकारी है आपको 45 से लेके सेक्शन नंबर 54 के अंदर देखने को मिलेगी। और आईएफएस की जो जानकारी है आपको सेक्शन नंबर 55 से लेकर के और 58 के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 55 नहीं, आपका 45 54 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। वैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो क्या बताया सर, ये आपका सैलरी है। ये क्या है सर? आपका सैलरी है। जस्ट ए मिनट, हैंग हो गया। ठीक है, चलिए, मैंने क्या बताया सर? सैलरी है। ठीक है, अब सैलरी के अंदर जो आपके सेक्शन है सर, वो कौन कौन से हैं? सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17। ठीक है, अब सेक्शन 15, 16 और 17 है। सेक्शन 15 से 17 किसकी जानकारी देंगे सर? आपको सैलरी की जानकारी देंगे। तो यहाँ पे जो बेस आपका या चार्जिंग सेक्शन होगा ना, वो क्या होगा सर? आपका सेक्शन नंबर 15 हो गया। समझ में आया? तो आपका चार्जिंग सेक्शन क्या रहेगा सर? चार्जिंग सेक्शन आपका 15 रहेगा। इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको सेक्शन 22 से लेकर 27 पढ़ना है, तो सेक्शन 22 क्या हो जाएगा सर? आपका चार्जिंग सेक्शन हो जाएगा। पीजीबीपी के अंदर 28 से लेकर 44 पढ़ना है, तो सेक्शन 28 क्या हो जाएगा? आपका चार्जिंग सेक्शन हो जाएगा। 45 से लेकर 54 पढ़ना है, तो सेक्शन नंबर 45 आपका कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन हो जाएगा। और आईएफओएस के अंदर आपका जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका बेसिकली 55 बनेगा। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हट नहीं रहा है, हट गया। चलो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी के अंदर चार्जिंग सेक्शन 15 रहेगा। वैसे मैंने बताया 15 से 17 आपको सैलरी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सेक्शन 22 से लेकर 27 पढ़ना है, इसलिए सेक्शन 22 आपका चार्जिंग सेक्शन रहेगा। पीजीबीपी की बात करते हैं, तो 28 से लेकर 44 तक आपको पढ़ना है, 44 तक पढ़ना है, तो आपका बेस सेक्शन क्या रहेगा? आपका 28 रहेगा। कैपिटल गेन की बात करते हैं, 45 से लेकर 54 पढ़ना है, सॉरी 55 पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 45 से लेके क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो 45 से लेके 55 पढ़ना है, तो आपका बेस सेक्शन क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसीलिए अदर सोर्सेज की बात करोगे तो 56 से 58 पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? 56 से 58 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर? ये आपका 56 से लेके 58 हो जाएगा। एक कंफ्यूजन है सर, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, 45 से लेके 54 नहीं, ये 55 होता है, और 56 से लेके 58 होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है, देयर आर द 5 हेड्स ऑफ द इनकम, जिनके चार्जिंग सेक्शंस क्या रहेंगे और कौन कौन से सेक्शंस हमें पढ़ने हैं, जो मस्ट है, जो जरूरी है, जिनको हमें अंडरस्टैंड करना ही करना है। सर इनकम फ्रॉम द सैलरी, बेस सेक्शन चार्जिंग सेक्शन 15 हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है 22 हो जाएगा। पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या रहेगा सर? आपका सेक्शन नंबर 28 हो जाएगा, बे चार्जिंग सेक्शन। कैपिटल गेन के अंदर 45 हो जाएगा, 45 से 55। ठीक है, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज की बात करोगे सेक्शन 56, लेकिन अगर आप लोग रेंज की बात करते हो 56 से 58 हो जाएगा। क्लियर? तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से, अभी से बनाते चलेंगे तो ही क्लैरिटी होगा, वरना आपको डेफिनेटली आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, अगर ये सही चल जाता है तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है सर? सेक्शन 15 से लेकर 17 पढ़ना है। अगर आप लोग यहाँ पे बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हो, तो सर आपको सेक्शन 22 से लेके कितना पढ़ना है? 27 पढ़ना है। अगर आप लोग पीजीबीपी की बात करते हो, तो सर हमें सेक्शन 28 से लेके ना 44 पढ़ना है। क्लियर है? कितना पढ़ना है? 44 पढ़ना है। कैपिटल गेन की बात करते हो तो सेक्शन आपका 45 से लेके आपको 55 पढ़ना है। और आईएफओएस की बात करते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करते हो, तो आपको 56 से लेकर के
58 पढ़ना है। क्लियर है? तो ये आपके चार्जिंग सेक्शन कौन कौन से रहेंगे और कौन कौन से सेक्शन हमें पढ़ने हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अपने जहन के अंदर उतारना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर इसको स्किप कर दें, काफी टीचर हैं जो आपको पूरा चैप्टर ना 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट के अंदर करा करके चला जाएंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल इनिशियल लेवल पे केवल एक आर्टिकल आपको समझाया है आज की क्लास के अंदर, लेकिन क्लैरिटी आपको हुआ होगा, इतना श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं, और आपको एक एक टर्म का मीनिंग समझ में आया होगा। लेकिन क्लास कितना लंबा हो गया, आई थिंक 40 मिनट के आसपास का क्लास हो गया। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें 10-10 घंटे भी लगते हैं। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यहाँ पे एक जानकारी अगर आपने स्किप कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ गया तो समझो आपको 0 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। और क्योंकि क्वेश्चन 18 नंबर तक का पूछा जाता है तो यू हैव अ नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बहरहाल समझिएगा, 5 हेड ऑफ द इनकम रहेंगे, इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, सीक्वेंस याद कर लीजिए, सेक्शन के अकॉर्डिंग है। इनकम फ्रॉम द सैलरी, ठीक है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी माने प्रॉफिट एंड गेन बाय द, सॉरी आप लोग क्या क्या, प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद क्या आएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके बाद आईएफओएस, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने टैक्स के मीनिंग को समझा। अब सबसे जरूरी बात, सबसे स्टार बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। सर यहाँ पे पूरी जो क्लास है ना उसका एजेंडा ही यही रहेगा, हमें बड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्या ध्यान से पढ़ना है सर? हमें कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम करना है। अगर आपने टोटल इनकम को कंप्यूट किया तभी आप लोग उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। माने ये जो आपकी इनकम बनेगी ना, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपकी टोटल इनकम बनी है, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपकी टोटल इनकम बनी है, इस टोटल इनकम के बिहा पे ही आप लोग क्या करते हैं सर, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। टैक्स लायबिलिटी माने आप लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट में आईटी लिख देता हूं। तो इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा है, आपको 5 हेड्स ऑफ द इनकम को लेकर के चलना है, और जैसे ही आप लोग पांचों हेड को ऐड कर देंगे तो आपके पास ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगा। समझ में आया? यानी कि जैसे अगर आपने क्या किया, आपने सैलरी वाली इनकम को यहां पे लिखा, ठीक है ना, आपने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम को लिखा, आपने आपकी जो पीजीबीपी है यानी कि प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन है उसको लिखा, अगर कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन लिख दिया। इसके बाद आपने क्या किया, आईएफओएस को लिख दिया। ठीक है, सबको अगर आप लोग प्लस कर देते हैं, सारी इनकम को प्लस कर देते हैं, तो सर ये आपका ग्रोस टोटल इनकम आएगा। समझ में आया? ये क्या बनेगा सर, आपका ग्रोस टोटल इनकम बनेगा। अब ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से हमारे पास डिडक्शन माइनस होते हैं। ठीक है, एक चैप्टर आएगा डिडक्शन करके, मैंने बताया होगा जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। एटीसी से एटीयू तो हम लोग बेसिकली डिडक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे बुनियादी तौर पे हम लोग 3 तरीके के डिडक्शन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेस करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे 3 तरीके के बेसिकली डिडक्शन माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो आपका टोटल इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम भी आप लोग इसको कह सकते हैं, या टोटल इनकम। इसी के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। कुल मिलाकर के पांचों हेड को जोड़ देंगे, डिडक्शन को माइनस कर देंगे। डिडक्शन को माइनस करने के बाद ध्यान से समझिएगा, माइनस करने के बाद आपको टोटल टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी या इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ये आपकी इनकम फ्रॉम द सैलरी है। ठीक है, ये क्या है सर, आपकी इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी है। सर ये आपका इनकम फ्रॉम द पीजीबीपी है, प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन हो गया, आईएफओएस हो गया। तमाम जो आपकी इनकम है उसको अगर आप लोग टोटल कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, जीटीआई मिल जाता है, ग्रोस टोटल इनकम मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर लेस कर देते, माइनस कर देते हैं डिडक्शन को अंडर द चैप्टर 6A यानी कि एटीसी से एटीयू के जो डिडक्शन माइनस करते हो, तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये लेस करने का सिंबल है। ठीक है, नॉर्मल जो आपको ये वाला सिंबल दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये आपके डिजिट को मेंशन करता है, पॉजिटिव को। अगर आपने इसके साथ छोटा ब्रैकेट लगा दिया ना तो ये लेस करने को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है सर, जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम है ना उसके अंदर से आपने डिडक्शन को माइनस कर दिया, जो अमाउंट आया सर वो आपका टैक्सेबल इनकम
इनकम आ गया, या आप लोग कह दीजिए टोटल इनकम आ गया। क्लियर है, क्या आ गया? टोटल इनकम आ गया है। इसी के ऊपर आपको क्या करना है सर? टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना। इज इट क्लियर? ये फॉर्मेट अच्छे से लर्न कीजिएगा, बहुत डिटेल में जाकर के मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए आपको बेस तैयार करना है, ठीक है। अब आपका फ्लो क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा। कैसे आप लोग नेट जो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम है उस तक कैसे पहुंचेंगे। कई बार क्या होता है ना, जैसे सैलरी के अंदर तो सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमारा लॉस हो गया, तो उसको एडजस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग बेसिकली सेट ऑफ कहते हैं। इसके बाद क्लबिंग भी करना पड़ता है। कुल मिलाकर के आपका वर्क फ्लो क्या रहेगा कंप्यूटेशन के केस में, ध्यान से समझिएगा। जब भी आप लोग पांचों हेड की इनकम को बेसिकली प्लस करते हैं, तो होता क्या है, सारे हेड्स को प्लस करना जरूरी नहीं होता है। यानी कि यहां पे हमें सबसे पहले चेक करना होगा सर आपके एसएससी का या टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। सबसे पहले सर आपको क्या करना है, सर आपको बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट किया तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, रेजिडेंट हो जाएगा या तो नॉन रेजिडेंस हो जाएगा। रेजिडेंट के अंदर भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से पता चलता है कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। एक बार आपने रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया, उसके बाद हमें देखना है उसके पास कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो एग्जम्प्ट है, जो टैक्स फ्री है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जम्प्ट इनकम को। इसके बाद सर आपको क्या करना है, जो पांचों हेड है, पांचों हेड माने सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया, सीजी हो गया और आपका आईएफओएस हो गया, पांचों हेड की इनकम को क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। अब अगर आपका कोई भी लॉस हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, ग्रोस टोटल इनकम के अंदर ट्रीट कर लेना है लॉस को। माने इसको आप लोग बोलते हो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ध्यान से समझिएगा, आपको अपनी इनकम को क्लब करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। क्लब कर लिया आपने तो वहां से आपको ग्रोस टोटल इनकम निकल आएगा। इसके अंदर से अगर आप लोग डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं, मैंने बताया, तो आपको नेट टोटल इनकम मिल जाता है। नेट टोटल इनकम के ऊपर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, टैक्स लायबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है और उसी के बिहाफ पे आपको आपका आईटीआर बोले तो इनकम टैक्स रिटर्न को क्या करना है, फाइल करना। देखो क्या लिख रहा हूं, क्या बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा क्या बनेगा सर, आपका आईटीआर बनेगा। क्या बनेगा, आपका आईटीआर बनेगा, ठीक है। आपको क्या फाइल करना है, रिटर्न ऑफ द इनकम फाइल करना। अगेन एक बार वर्क फ्लो को समझते हैं। 10 स्टेप रहेंगी। रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है, उसके बाद एग्जम्प्ट इनकम को आइडेंटिफाई करना है, कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम को पांचों हेड को मिला करके। अगर कोई लॉस हुआ है तो यानी कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, उसको क्लबिंग कर देंगे, ग्रोस टोटल इनकम निकाल लेंगे, रिड्यूस कर देंगे, सॉरी आप क्या करेंगे, डिडक्शन को माइनस कर देंगे, जो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करके ना आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा वर्क फ्लो रहेगा और यही सारी चीजें मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर काफी डिटेल में सिखाने वाला हूं। आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें चलती है। समझ में आए? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आज का ये हमारा पहला सेशन आपको पसंद आएगा। कहां जा रहे हैं, एक्सचेंज, ठीक है, समझ में आया? तो आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग बेसिकली आगे मूव ऑन करने वाले हैं, किस तरीके से चीजों को समझने वाले हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे दो चैनल है फिलहाल। एक बीकॉम कॉर्नर जिसके ऊपर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर पढ़ाने वाला हूं, जो बेसिकली कॉम एक्सपर्ट करके, ठीक है। तो आपको दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। कंटेंट अगर आपको हमारा पसंद आता है तो डेफिनेटली मेक श्योर कीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक करें, बराबर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर पॉसिबल है तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे को आपकी तरफ से चाहिए। उम्मीद करता हूं ये आज का जो पहला पार्ट था, ये जो आपकी पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, वो आपको पसंद आई होगी। सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। जब तक लिए मैं तो सोल दी बास, टिल द कीप लर्निंग।